हैं वो 806 नंबर जो आपका पेपर है, 806 नंबर पेपर की जो आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जितने भी उसके लघुत्तरीय क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो जो अभी तक जिसने बिल्कुल ही पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी को क्लास लास्ट तक जरूर देखना है, और जिसने हमारी अभी तक ऑब्जेक्टिव की क्लास नहीं देखी, तो ऑब्जेक्टिव की क्लास आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके जरूर उन्हीं क्वेश्चन में से पढ़ेंगे। हमने अभी तक आपके जो क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको लगभग लगभग हमने 2020 से लेकर 2025 तक के जो सारे क्वेश्चन हैं वो कवर करवाए थे ऑब्जेक्टिव क्लास में। तो ऑब्जेक्टिव क्लास आपको जरूर ध्यान से देख लेनी है। और यहाँ पर हम आपके लिए और कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ये हमने करवा दिए थे आपके लिए, तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा ये आपको करवा दिए थे, लेकिन एक बार फिर से आपको पढ़ा दे रहे हैं। क्या है? बोसोइड आर आल्सो नोन एज, ध्वनि विज्ञान में जो किस नाम से जाने जाते हैं? प्योर वोवल्स के नाम से जाने जाते हैं। ध्वनि विज्ञान में शुद्ध स्वरों, पूरे वॉल्स को किस नाम से जाना जाता है? वो कोइट्स के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? वो कोइट्स के नाम से आप जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश आर। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनियाँ जिसे हम व्यंजन ध्वनि कहते हैं, ये क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चन हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्लास में करवा दिए, तो एक बार इसमें देख लेना। अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम उसमें, आप उसमें पढ़ लेना, उसको मैंने और डिटेल में आपको समझाया। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन हम सिर्फ अटेंड करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपके कितने आने हैं? क्वेश्चन है आपका, राइट एनी 3 ways दैट यू फील इंग्लिश हेल्प पीपल इन इंडिया। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी भारत में लोगों की मदद किन 3 तरीकों से करती है, बताइए। तो इसका हम कैसे लिखेंगे आंसर? सबसे पहले हम इसे हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले कि इसे हिंदी में कहते हैं, यह छात्रों को विज्ञान, मेडिकल जैसे पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है, तो इट हेल्प्स स्टूडेंट टू गेट एडमिशन इनटू हायर एजुकेशन लाइक साइंस एंड मेडिकल कोर्स। कैसे लिखेंगे? इट हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इनटू हायर एजुकेशन लाइक साइंस एंड मेडिकल कोर्स। जिसको पीडीएफ चाहिए है वो हमें मैसेज कर सकता है 95 22 35 78 75। ठीक है, आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है? यह लोगों को अच्छी प्राइवेट और सरकारी नौकरियां पाने में मदद करती है। तो इट हेल्प्स पीपल टू गेट गुड कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट जॉब। फिर थर्ड क्या लिखेंगे हम? यह अलग अलग राज्यों के लोगों को आपस में बातचीत करने में मदद करती है। तो इट लिंक्स एंड हेल्प पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट टू टॉक विथ ईच अदर। इट लिंक्स एंड हेल्प टू पीपल, तो लिंक्स ना जोड़ के आप ऐसा लिख सकते, इट्स हेल्प पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट टू टॉक विथ ईच अदर। तो डिफरेंट जो अलग अलग राज्यों के लोग आपस में विभिन्न भाषाओं के थ्रू रहते हैं, तो वो आसानी से बात कर पाएंगे। इसकी मदद से, इंग्लिश की मदद से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखे हैं, व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ इनोनेशन इन इंग्लिश। अंग्रेजी स्वर के उतार चढ़ाव के 3 प्रकार बताइए। ये भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसमें आपको उतार चढ़ाव बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? फॉलिंग इनोनेशन, आवाज का नीचे गिरना, यानी कि पहले आवाज ज्यादा स्वर रहेगा फिर नीचे गिरेगा, तो वो कहलाता है फॉलिंग इनोनेशन। ठीक है, तो आपको वहां पर एक ये लिख देना है। दूसरा होता है राइजिंग, यानी कि उठ जाना है, पहले आवाज आपकी स्लो रहेगी फिर ऊपर उठ जाएगी, तो राइजिंग इनोनेशन। और फाइल राइज इनोनेशन क्या कहलाता है? यानी कि पहले
पहले नीचे गिरना फिर ऊपर उठना, जैसे कि पहले आवाज का वॉल्यूम नीचे गिरा और फिर एकदम से ऊपर उठ गया, तो वो क्या कहलाती है, फॉल राइज इनोनेशन कहलाती है। ठीक है, आप जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक जरूर करते जाएं। लाइक करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प होती है। ठीक है, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए। ये क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही करवाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये रहा आपका, ये स्वर के उतार चढ़ाव इनोसिएशन को तीन मुख्य प्रकार हैं। पहला गिरता हुआ को आपने क्या बताया था, गिरते हुए को बताया था आपने फॉल, फॉलिंग, फॉलिंग इनोनेशन। और आपने उठता हुआ स्वर को क्या बताया था, राइस, राइसिंग इनोनेशन। ठीक है, ये वाला आपने राइसिंग बताया था वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये तीन आपको लिख देने हैं, क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अब वो क्वेश्चन है मौन वाचन, मौन वाचन का आपको क्वेश्चन लिखना है, मौन वाचन का महत्व लिखिए, मौन वाचन का महत्व लिखना है। तो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग, राइट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो कैसे लिखना है, मौन, पहले आप हिंदी पढ़ लेते फिर इसका इंग्लिश पढ़ेंगे। पहले आप, मौन वाचन वह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे समय ऊर्जा को बचाता है, यह छात्रों को अधिक तेजी से पढ़ने और शब्दों के अर्थ को गहराई से समझने की अनुमति देता है। तो हमें क्या होता है कि ये मुख्य मुख्य जो वर्ड होते हैं उनकी ये जो वो याद करनी होती, क्या मीनिंग, जैसे कि इम्पोर्टेंस, छात्र, पढ़ने, तो ये सब तो आते ही हैं आपको, जैसे अर्थ, गहराई। तो ऐसा हम इसको कैसे करेंगे कि साइलेंट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, साइलेंट रीडिंग इज important, very important because it saves our time and energy, it saves our time and energy, it allow a student to read faster and understand the meaning of word deeply। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और इसमें आपको दो में से दो ही नंबर मिलेंगे, ये 100% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, हाउ इज पर्सनल लेटर डिफरेंट फ्रॉम अ ऑफिशियल लेटर। एक व्यक्तिगत पत्र एक आधिकारिक पत्र में क्या भिन्न है, तो आपको कैसे लिखेंगे इसे, पर्सनल लेटर और व्यवहारिक लेटर में क्या अंतर है। देखो हिंदी समझा देता हूँ सबसे पहले कि पर्सनल लेटर और व्यवहारिक लेटर में क्या अंतर है। देखिए, जो पर्सनल लेटर होता है यह परिवार के सदस्यों, माता पिता या दोस्तों को सरल या भावनात्मक भाषा में लिखा जाता है। और ऑफिशियल लेटर जो है स्कूल के प्राचार्य, सरकारी कार्यालय, व्यवसायिक प्रबंधों, औपचारिक और सीधी भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये चीज़ हमें जब इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, तो आपको बता देता हूँ इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो पर्सनल लेटर, इट इज रिटर्न, ये लिखा जाता है टू फैमिली मेंबर, जो हमारे किसको, परिवार के सदस्यों को। इट रिटर्न टू फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स यूजिंग सिंपल एंड इमोशनल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, सिंपल और इमोशनल लैंग्वेज का उपयोग होता है। किसका होता है, सिंपल और इमोशनल लैंग्वेज का उपयोग होता है। ठीक है, इट इज रिटर्न टू अवर फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स यूजिंग सिंपल एंड इमोशनल लैंग्वेज। लेकिन जो ऑफिशियल लेटर होता है, इट इज रिटर्न टू स्कूल प्रिंसिपल, गवर्नमेंट, इसको लिखा जाता है, इट इज रिटर्न टू स्कूल प्रिंसिपल, गवर्नमेंट ऑफिस और बिजनेस मैनेजर्स यूजिंग फॉर्मल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। ये लिखा जाता है फॉर्मल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज में। और अगर बात करें तो ये किस में लिखा जाता है, इमोशनल लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप इस तरह से आप एक बार और क्लास देख लें, पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार आप लिख के भी देख लेंगे तब भी आपके लिए सही होगा। ये रहा हमारा आज का 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड पैराग्राफ, राइट एट लीस्ट 3 ऑफ देम। तो गुड पैराग्राफ की क्या क्वालिटीज हैं, उनमें से हमें कोई 3 लिखनी है। एक अच्छा पैराग्राफ के क्या गुण होते हैं, कम से कम 3 गुण लिखिए। तो ऐसे लिखना है हमें इंग्लिश में, अ गुड पैराग्राफ मस्ट हैव दीज 3 क्वालिटी। अ गुड पैराग्राफ, देखो अ गुड पैराग्राफ, इसके बाद अपन मंथ लिख देंगे कि मस्ट हैव 3, क्या लिखेंगे, 3 गुड क्वालिटीज। सबसे पहला होता है, ये हेडिंग याद रख ली, यूनिटी, ऑर्डर और क्लियरिटी। ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। ऑल सेंटेंस शुड, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर आपकी हेडिंग को देख के आपके ऑप्शन को करेक्ट बता कर देता है। ठीक है, तो आपको ऐसे हेडिंग याद रखनी है। ऑल सेंटेंस शुड फोकस ऑन ओनली वन सेंट्रल आइडिया।
जो पूरा हमारा सेंटेंस होना चाहिए वो एक ही आइडिया पे फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल सेंटेंस शुड फोकस्ड ऑन ओनली वन सेंट्रल आइडिया और टॉपिक, मतलब हमारा एक ही टॉपिक पर फोकस्ड होना चाहिए पूरा सेंटेंस पैराग्राफ का, ठीक है। ऑर्डर, हम सेकंड हेडिंग डालेंगे ऑर्डर, सेंटेंस मस्ट बी अरेंज्ड इन अ करेक्ट एंड लॉजिकल ऑर्डर। तो जो हमारा सेंटेंस है वो कैसे में होना चाहिए, एक करेक्ट और लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। और क्लियरिटी, दिस लैंग्वेज मस्ट बी वेरी सिंपल, शॉर्ट एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड। तो जो लैंग्वेज होनी चाहिए उस पैराग्राफ की, लैंग्वेज मस्ट बी, भाषा होनी चाहिए जो वेरी सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही मतलब कम शब्दों में, और क्लियर टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ सकें, ठीक है। भाषा समझने में बहुत सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन राइट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या है और गिव वन एग्जाम्पल। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो हिंदी में पढ़ लेते सबसे पहले कि क्वेश्चन टैग एक बहुत ही छोटा प्रश्न होता है जो किसी वाक्य के अंत में जानकारी की पुष्टि करने या उसे पक्का करने के लिए जोड़ा जाता है, जैसे वह छात्र है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो अब क्वेश्चन टैग आंसर में हम इंग्लिश में कह लेंगे, अ क्वेश्चन टैग इज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अ क्वेश्चन टैग इज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो ऐसा कैसे लिखेंगे, अ क्वेश्चन टैग इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट टू डबल चेक और कन्फर्म इन्फॉर्मेशन, टू डबल चेक और कन्फर्म इन्फॉर्मेशन। जैसे इसने पूछा सी एज स्टूडेंट, वह स्टूडेंट है, इज नॉट ही, मतलब वो है क्या, तो कन्फर्मेशन हो रही है, समझ रहा है। तो एग्जाम्पल अब भी आपको याद कर लेना है, तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये अपना लॉन्ग आंसर पे आ गए हम, अब लॉन्ग आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपके 8वें नंबर से जो आपके लॉन्ग आंसर आएंगे, आपके जो 4 नंबर के प्रश्न आएंगे जो पेपर में आए हुए हैं। तो स्किमिंग और स्कैनिंग में क्या अंतर है, सबसे पहले मैं आपको एक स्किमिंग और स्कैनिंग में अंतर बता देता हूँ मौखिक रूप से। तो स्किमिंग क्या होता है, स्किमिंग में क्या होता है, जल्दी जल्दी हमारा पढ़ना होता है, यानी कि हम बहुत फास्ट पढ़ते हैं। तो ओवरव्यू देखने के लिए, जैसे हमने एक निष्कर्ष निकालना है किसी भी पैराग्राफ का, तो स्किमिंग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं उस चीज़ को। और स्कैनिंग क्या कहलाती है, स्कैनिंग कहलाती है कोई चीज़ ढूंढना, कोई एक पैराग्राफ में एक कोई आपको वर्ड ढूंढना है या कोई सेंटेंस ढूंढना है, तो उसको कहलाते हैं स्कैनिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक नॉलेज तो बेसिक पता होना चाहिए उसका हिंदी में मतलब क्या होता है। अब उसको इंग्लिश में अपन कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर बता दूँ, स्किमिंग मीन्स रीडिंग अ कंप्लीट टेक्स्ट, यानी कि हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्किमिंग का मतलब क्या है, स्किमिंग मीन्स रीडिंग अ कंप्लीट टेक्स्ट वेरी क्विकली, मतलब कि हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी 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 हम पढ़ के उसका जो सार निकाल लेंगे, एक निष्कर्ष निकाल लेंगे। स्किमिंग मीन्स रीडिंग अ कंप्लीट टेक्स्ट वेरी क्विकली टू फाइंड आउट ओनली द मेन आइडिया, टू फाइंड आउट ओनली मेन आइडिया और ओवरव्यू। द रीडर डज नॉट रीड एवरी वर्ड डीपली, तो रीडर को आवश्यकता नहीं होती कि एक एक वर्ड का वो मीनिंग निकालता रहे, लेकिन उसको ओवरव्यू चाहिए उस पूरे पैराग्राफ का, ठीक है। और यहीं पे एग्जाम्पल क्या है, रीडिंग द हेडिंग आर मेन टाइटल्स ऑफ मॉर्निंग न्यूज़पेपर। तो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर का आप हेडिंग और टाइटल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसी का एग्जाम्पल है। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग मीन्स लुकिंग थ्रू अ टेक्स्ट वेरी क्विकली and find out specific fact or information. Scanning means looking through a text very quickly to find out a specific fact or information. ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल, आप इसका देख लेना। ये आपकी उसकी हिंदी रही, किसकी, इस क्वेश्चन की ये रही हिंदी। आपको हिंदी बता देता हूँ, मैंने आपको हिंदी वैसे तो समझा दी। स्किमिंग का मतलब है केवल मुख्य विचार का सारांश जानने के लिए पूरे पाठ का बहुत तेजी से पढ़ना। पाठक हर शब्द को गहराई से नहीं पढ़ता, उदाहरण आज की बड़ी खबरें देखना, ये कहलाती है आपकी क्या, स्किमिंग। और स्कैनिंग क्या कहलाती है, स्कैनिंग का मतलब है किसी विशेष तथ्य या निश्चित जानकारी को खोजने के लिए पूरे पाठ को बहुत तेजी से देखना, देखना इसमें देखा जा रहा है और इसमें पढ़ा जा रहा है। डिक्शनरी में किसी एक खास शब्द को ढूंढना या लंबी लिस्ट में अपने दोस्त का फोन नंबर खोजना। देखो भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें, और जितने भी लोगों को इस जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ ये चाहिए, तो आपको आपको व्हाट्सएप करना हमें 9522357875। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड कंपेरिजन। गाइडेड कंपोजिशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। यानी कि उसमें वर्ड दिए जाते हैं, सामने वाले को वर्ड दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि इन वर्ड्स के थ्रू आप एक पैराग्राफ लिखिए, तो वो कहलाता है गाइडेड कंपोजिशन। तो हम गाइडेड कंपोजिशन कैसे लिखेंगे? इन अ गाइडेड कंपोजिशन टास्क द टीचर प्रोवाइड्स हेल्प टू द स्टूडेंट यूजिंग hints, आउटलाइन, पिक्चर और कीवर्ड टू कंप्लीट अ पैराग्राफ आ स्टोरी। ठीक है, तो उसमें क्या दिए जाते हैं, ये टीचर आपको हिंट्स दे देंगे। जैसे कि टीचर ने आपको 4 वर्ड दे दिए कि इनसे एक पैराग्राफ बनाओ कि उस पैराग्राफ में ये चारों वर्ड आए, होता था ना बचपन में ऐसा। तो ठीक है, वो कहलाता है गाइडेड कंपोजिशन। ठीक है, तो इसकी आप हिंदी बता देता हूँ, हिंदी कैसी है। हिंदी देखिए कि देखो, गाइडेड कंपोजिशन कार्य में शिक्षक छात्रों को एक पैराग्राफ या कहानी पूरी करने के लिए संकेत, रूपरेखा, चित्र या मुख्य शब्द प्रदान करते हैं। ठीक है, मुख्य शब्द प्रदान करते हैं। और क्या है, ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा था कि एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड कंपोजिशन टास्क। एग्जाम्पल में क्या दे देंगे कि हम ऐसा क्वेश्चन बना के लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या रहेगा। सबसे पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ क्वेश्चन क्या रहेगा। मैंने आपको छात्रों के लिए एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन दिया। छात्र इन शब्दों को देखते हुए पूरे वाक्य बनाते हैं जिनसे उनकी ग्रामर की गलतियां नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये है एग्जाम्पल। अभी हम इंग्लिश में बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम हिंदी में बता रहे हैं आपको। छात्रों को निम्नलिखित हिंट शब्दों का उपयोग करके प्यासा कौवा की कहानी पूरी करनी है। ठीक है, शब्द दे देते हैं बच्चों को। एक कौवा है, बहुत प्यासा, घड़े में पानी, बहुत कम, कंकड़ उठाता, अंदर डालता, पानी ऊपर आता, पानी पीता, उड़ जाता। तो इसमें थोड़े थोड़े से वर्ड हमें अपनी तरफ से इंक्लूड करने होते हैं, यानी कि छात्रों को अपनी तरफ से इंक्लूड करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है आप वो कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो। ये एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन, आपको कंप्लीट द स्टोरी ऑफ आर्थ्रिस्टी यानी कि प्यासा कौआ, आर्थ्रिस्टी कराउ यूजिंग द फॉलोइंग गिविंग हिंट्स। हिंट्स वर्ड ये आपको दी, कराउ यानी कि एक कौआ, वेरी थ्रिस्टी बहुत प्यासा था, वाटर इन पॉट वाटर एक घड़े में था, वेरी लो बहुत कम था, पिक पेबल्स ड्रॉप इनसाइड यानी कि कंकड़ उठाता है, पिक्स पेबल्स ड्रॉप इनसाइड यानी कि अंदर डालता है, वाटर कम्स अप वाटर ऊपर आता है, पानी ऊपर आता है, और ड्रिंक वाटर पानी पीता है, और फ्लाई सभी उड़ जाता है। तो आपको ये वर्ड सारे एक दो ऊपर नीचे कर लेंगे, आप अपने हिसाब से चल जाएगा। एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो एक दो वर्ड आप ऊपर नीचे कर लेंगे तो चल जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट करेंगे कि इसको देखेंगे वर्ड को और एक कौए की पे बेस्ड एक कहानी आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अथवा में कौन सा क्वेश्चन आया था, इसमें अथवा में एक क्वेश्चन आया था आपका कि व्हाट टेक्निक्स विल यू यूज टू इम्प्रूव योर प्यूपिल्स हैंड राइटिंग। आप अपने छात्रों की लिखावट सुधारने के लिए किन तकनीकों का उपयोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेक्ट पेंसिल ग्रिप यानी कि उनको पेन पकड़ना सिखाएंगे, हिंदी में सिखाएंगे पेंसिल ग्रिप। आई विल टीच स्टूडेंट द करेक्ट एंड कंफर्टेबल वे टू होल्ड अ पेन आर पेंसिल। मैं बच्चों को, मतलब अपन जो लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, आई विल टीच स्टूडेंट्स द करेक्ट एंड कंफर्टेबल वे टू होल्ड अ पेन। तो मतलब पेन को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ा जाए और कंफर्टेबल तरीके से पकड़ा जाए। सबसे पहले तो मैं ये हेडिंग, आपको हेडिंग बिल्कुल करेक्ट लगानी, हेडिंग जरूर याद रखनी है, हेडिंग से आपका काम बन जाएगा। आप उसके अंदर क्या लिख रहा है नहीं लिख रहा है, लेकिन हेडिंग अगर आप करेक्ट रखते हैं तो आपका जो है काम हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, यानी कि उसका सही तरीके से बच्चा बैठा है कि नहीं। आप टेढ़ा टेढ़ा बैठा है तो लिखावट भी उसकी टेढ़ी टेढ़ी ही आएगी। प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, अच्छे तरीके से बैठा है या नहीं। तो आई विल इंश्योर दैट, मैं ये देखूंगा दैट स्टूडेंट सिट स्ट्रेंथ, स्टूडेंट सीधा बैठा है, एंड कीप देयर नोटबुक एंड अपनी पुस्तक को करेक्ट एंगल यानी कि सही तरीके से रखे हुए है, ये मैं देखूंगा। प्रॉपर सेटिंग पोस्चर, तो ये आपको एक हेडिंग ये भी याद रखनी है, प्रॉपर सेटिंग पोस्चर। ठीक है, थोड़ी सी आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लें, बार बार लिख के, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यूज ऑफ 4 लाइन नोटबुक, तो छोटे बच्चों में क्या होता है 4 लाइन वाली नोटबुक का यूज। तो आई विल आस्क यंग लर्नर्स, जो छोटे, टू यूज 4 लाइन नोटबुक टू मेंटेन द प्रॉपर शेप एंड साइज ऑफ इंग्लिश लेटर।
तो फुल लाइन का यूज करते थे ना हम छोटे थे, तो हम क्या, आई विल आस्क यंग लर्नर यूज फुल लाइन नोटबुक। ठीक है, तो ये वाली हेडिंग भी आपको याद कर लेना है। और रेगुलर प्रिंट स्क्रिप्ट प्रैक्टिस, तो आई विल गिव डेली प्रैक्टिस ऑफ कॉपिंग सैंपल टेक्स्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड टू हेल्प देम लर्न लेटर स्पेसिंग। तो मैं क्या करूंगा कि बोर्ड पर अक्षर लिख दूंगा और उनसे कॉपी करने को कहूंगा, रेगुलर प्रिंट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये 4 पॉइंट वहां पर लिखने, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको 4 नंबर वहां पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आप हिंदी इसकी पढ़ लीजिए, मैंने हालांकि आपको हिंदी बता दी है और आप पढ़ लेना। ये अपना अगला क्वेश्चन पेपर शुरू हो गया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, जितने लोग जुड़े हैं तो एक बार कमेंट में बताइए क्या अगला क्वेश्चन पेपर करवाऊँ आप सभी को, यस आर नो लिखो जल्दी। ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2024 का है। लाइक कर दो, लाइक लाइक करो भाई सब पहले। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हैं इसके ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिए हैं, इसके ऑब्जेक्टिव मैंने ऑब्जेक्टिव क्लास में करवाए हैं। तो आप सभी जाके वो ऑब्जेक्टिव क्लास देख लें, ऑब्जेक्टिव क्लास आप सभी लोग जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी नहीं देखें इस क्लास के बाद देख लेनी ऑब्जेक्टिव क्लास, जरूर देख के जाना है, 5 नंबर आपके वहाँ पे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक एप्लीकेशन नहीं आई इस वाले पेपर में, लेकिन अगले पेपर में एक एप्लीकेशन आई थी, वो मैं एप्लीकेशन अभी आपको बताऊंगा। चलो ये ऑब्जेक्टिव स्किप करते हैं, हालांकि मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बाकी आपको डीपली अगर ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं तो अभी इस क्लास को खत्म होते के बाद आप कहाँ पे चले जाना, आप चले जाना हमारी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में आप चले जाना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलो यहाँ पे बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन सी है, एक तो है स्पीकिंग, स्पीकिंग प्लस एक क्या है, स्पीकिंग बोलना, और एक है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग और स्पीकिंग आपकी प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, तो आपको ये दोनों स्किल याद रखनी है इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो। और ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण करने में कौन मदद करता है, तो ऑल ऑफ द एबव। अब ये यहाँ पे मेंशन नहीं है वो उस वाली, जैसे एक लिमिटेशन आया था ऑप्शन में, एक सब्सिडरी आया था ऑप्शन में, एक फोनेटिक आया था, तो ये तीनों तरीके जो हैं उच्चारण करने के लिए, उच्चारण को सुधारने के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन, थर्ड एक क्वेश्चन आया था कि जोय, हेटेड एंड ग्रिफ आर विच काइंड्स ऑफ नाउन, ये किस प्रकार की हैं, खुशी, ईर्ष्या, तो किस प्रकार के नाउन हैं ये, भाववाचक संज्ञा हैं। तो आपको वहाँ पर खुशी, नफरत और दुख जो है आपके भाववाचक संज्ञा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑप्शन में आप लगा देना। ठीक है, इस प्रकार के दो और हैं, तो ये आप हमारे ऑब्जेक्ट वाली क्लास से पढ़ लीजिए, यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं क्योंकि आपके लिए टाइम आपका ज़्यादा ना लेते हुए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये रहा आपका, आधुनिक संदर्भ में अंग्रेजी का महत्व लिखना है, आधुनिक संदर्भ में अंग्रेजी का महत्व लिखना है आपके लिए। तो कैसे लिखेंगे, इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक वैश्विक ग्लोबल भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी एक वैश्विक ग्लोबल भाषा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो आधुनिक संदर्भ में उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और दुनिया भर में अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस एंड गेटिंग गुड जॉब फॉर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से ये याद रखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखना है, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट फॉर हायर एजुकेशन, आपको ये वर्ड लिखना है, जैसे ये वर्ड याद रखने हैं, हायर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एंड गेटिंग गुड जॉब फॉर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये वर्ड याद रखने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन मेकिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग, अंग्रेजी बोलने की सही आदत ना बन पाने या पिछड़ेपन के कारण क्या है बताइए। तो यहाँ पे हमें कारण लिखने हैं पॉइंट वाइज। तो पॉइंट फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, फियर ऑफ मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक,
तो यानी कि व्याकरण की अनुकूल होने का डर, घबराहट महसूस होना, फियर ऑफ मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड फीलिंग नर्वस। ठीक है, फियर ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड फीलिंग नर्वस। ठीक है, तो आपको ये लगना है फर्स्ट पॉइंट। लेक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरमेंट, लेक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरमेंट एट द होम स्कूल। तो इसका मतलब है कि घर और स्कूल में अंग्रेजी बोलने का माहौल की कमी। तो इसको कैसे लिखेंगे कि आप लेक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरमेंट एट होम। थर्ड हो जाएगा नो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इन डेली। तो नो रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इन डेली लाइफ। तो दैनिक दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में बोलने के लिए नियमित अभ्यास का ना होना क्या कहलाता है आपका। इसके वजह से क्या होता है, इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका कि राइट द क्वालिटीज ऑफ ओरल रीडिंग इंग्लिश। अंग्रेजी में अच्छे मौखिक वाचन के लिए गुण लिखिए। तो इसके गुण आप लिखेंगे। सबसे पहला है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए लिखना है एवरी वर्ड शुड बी स्पोकन विथ क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, एवरी वर्ड शुड बी स्पोकन विथ क्लियर एंड करेक्ट, यानी कि हर शब्द का साफ और सही उच्चारण किया जाना चाहिए। ठीक है, हर शब्द का साफ और सही उच्चारण किया जाना चाहिए। अगला है रीडिंग शुड बी डन विथ प्रॉपर स्पीड, एक्सप्रेशन एंड स्टॉप्स। पढ़ना जो है वो सही गति, हाव भाव, उचित ठहराव के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, खराब लिखावट के कारण बताना है। खराब लिखावट के कारण क्या है, तो खराब लिखावट के क्या कारण है। खराब लिखावट के कारण यानी क्वेश्चन आएगा आपका कि राइट द केसेस ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट। तो आपको लिखना है द केसेस ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट्स आर, द केसेस ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट्स, और यहाँ पे आर लिख देना है, आर। फिर ऑप वन होल्डिंग अ पेन। ये क्वेश्चन आपका अभी मैंने आपको करवाया था पिछले वाले सेट में, है ना, तो वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। होल्डिंग द पेन आर पेंसिल इन अ रॉन्ग आर टाइट वे। तो यहाँ पर आपने वो लिखा था कि रॉन्ग ग्रिप, हेडिंग बना के आपने लिखा था वहाँ पे कि रॉन्ग, आर डब्ल्यू आर रॉन्ग ग्रिप, ये आपने हेडिंग बनाई थी वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग जो ऊपर अभी मैंने पढ़ाई है वो आपको हेडिंग वहाँ पर लिख के आना है जरूर। ठीक है, और सेटिंग इन द, तो बैड पोस्चर आपको सेटिंग इन द बैड पोस्चर हेडिंग बनानी है। उसके बाद लिखना है सेटिंग इन बैड पोस्चर आर रॉन्ग पोजीशन वाइल राइटिंग। थर्ड आपको लिखना है राइटिंग टू फास्ट विथआउट केयरिंग अबाउट शेप्स ऑफ लेटर। तो ये आपकी 3 समस्याएं हैं जिनकी वजह से आपकी राइटिंग जो है वो बिगड़ जाती है। तो आप हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं, पेन से या पेंसिल को गलत बहुत कसकर पकड़ना, लिखते समय बैठने का तरीका या पोजीशन गलत होना, अक्षरों के आकार पर ध्यान दिए बिना बहुत तेजी से लिखना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अभी ये एक क्वेश्चन बचा है, ये आपके लिए खुद के लिए पढ़ना है। 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अब आपके लिए मैं आपको सीधे क्या बता रहा हूँ, ये आपकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हाँ, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपके लिए, हाँ लेटर। तो ये लेटर लिखने को आया है आपके लिए कि अपनी कक्षा को 4-5 दिनों में शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने की अनुमति के लिए अपने प्राचार्य का जो आवेदन पत्र है वो लिखिए। तो कैसे लिखेंगे उसे आप बता देता हूँ। टू द प्रिंसिपल डाइट सागर एमपी, एप्लीकेशन टू अलाउ एन एजुकेशनल टूर, विद एप्लीकेशन टू अलाउ एन एजुकेशन टूर। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैम, आई एम राइटिंग द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ D.Ed फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मैं तो बिहाफ किसके बिहाफ पे लिख रहा हूँ, ये पूरे D.Ed फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पर। ठीक है, we request you to kindly allow our class to go on educational tour for of 4 to 5 days to historical places like ग्वालियर एंड आगरा। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं।
दिस टूर विल हेल्प अस practically understand history and ancient architecture. Our class teacher has agreed to guide us during the tour. फिर इस प्रकार से आपको नीचे लिखना है, काइंडली गिव अस परमिशन फॉर दिस टूर, वी विल बी वेरी थैंकफुल। ठीक है, फिर इसके बाद आपको लिखना है, यू आर ओबिडेंटली स्टूड डियर फर्स्ट ईयर, नेम लिख देना है आपको ओबिडेंटली स्टूड के बाद, ओबिडेंटली के बाद आपको अपना नाम लिख देना है। ये उसकी हिंदी रही, आप ये हिंदी को आराम से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसको समझ के एक बार लिख के कॉपी में देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। तो ये आप आसानी से लिख दीजिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, कैसे बना लेंगे, जैसे कि आपको एक एडवर्टाइज मिलनी है तो किसी एजेंसी का आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप, मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आप यहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप यहाँ से इसे पढ़ लीजिए, बहुत ही ईजी है, इसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको मैंने नंबर दिया ही था, 9522। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्लास ज़रूर देख लें। ठीक है, और नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और पढ़ते रहें।